बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स में लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि डिफाइन मेटाबॉलिज्म, डिफाइन कैटाबॉलिज्म एंड डिफाइन एनाबॉलिज्म। स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म का मतलब ऐसा सेट है केमिकल रिएक्शन का जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं। क्यों होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में? इसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी कि केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा सेट जो कि एक ऑर्गेनिज्म में उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए होता है। ऐसे सेट को, ऐसे सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? स्टूडेंट, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल बने। और स्टूडेंट, जब लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होके स्मॉल या सिंपलर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ऐसी सूरत में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। जबकि अगर हम एनाबॉलिज्म की बात करें तो स्टूडेंट, एनाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बिल्ड किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बिल्ड किया जाता है सिंपलर वन से। किससे स्टूडेंट? सिंपलर वन से। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है। स्टूडेंट, कैटाबॉलिज्म यहाँ पे क्या होगा? लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी और स्मॉल मॉलिक्यूल बनेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। एनाबॉलिज्म में क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और स्मॉल मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी और ऐसी सूरत में एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी कि एनर्जी की जरूरत होगी इस प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स। स्टूडेंट, बायो एनर्जेटिक्स का मतलब है कि कैसे ऑर्गेनिज्म एनर्जी को यूज करते हैं और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, इस बायो एनर्जेटिक के एक एग्जांपल है कि कैसे प्लांट सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट प्लांट सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। अब ये जो एनर्जी हमें मिली है, केमिकल एनर्जी जो सनलाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, ये जो एनर्जी है मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर प्रोसेसेस के लिए यूज की जाएगी, मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए यूज की जाएगी। डिफाइन बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स refers to the study of how living organism utilize and transform energy. An example is how plants convert sunlight into chemical energy through photosynthesis, which is then used for various cellular processes. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Why is it said that all life forms are dependent on photosynthesis? ये क्यों कहा जाता है कि तकरीबन तमाम जो लाइफ फॉर्म्स हैं फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती हैं? स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू प्लांट्स, एल्गी और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो सनलाइट को एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। और वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। कौन से होते हैं स्टूडेंट? ग्लूकोज। स्टूडेंट, फोटोसिंथेटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? सनलाइट को एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये स्टूडेंट ये मॉलिक्यूल यानी कि मैं कुछ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। स्टूडेंट, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फूड चेन की फाउंडेशन बनते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं? फूड चेन के लिए फाउंडेशन बनने का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनिज्म है उनको फूड प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट, इसके अलावा प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे और क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको समझ आई कि ये क्यों कहा जाता है कि तकरीबन जो तमाम लाइफ की शक्लें हैं, तमाम लाइफ फॉर्म्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया convert sunlight into energy rich molecules like glucose. These molecules serve as a foundation for the food chain, providing energy and nutrients to other organisms. स्टूडेंट, इसके नतीजे में जो तकरीबन तमाम लाइफ्स होती हैं, तमाम लाइफ की तमाम फॉर्म स्टूडेंट
चाहे डायरेक्टली डिपेंड करें या इनडायरेक्टली डिपेंड करें, उन्हें सर्वाइवल के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए, और उन्हें क्या जरूरत होती है, उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है स्टूडेंट। क्या कि उन्हें सर्वाइवल के लिए और एनर्जी नीड के लिए उन्हें फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी भी लेती हैं, एनर्जी भी डिफरेंट किस्म के सेलुलर रिएक्शन के लिए लेती हैं। इसके अलावा उनका क्या फंक्शन होता है कि उन्हें एनर्जी की भी जरूरत होती है, सेलुलर रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो तकरीबन तमाम लाइफ हो, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करें या इनडायरेक्टली डिपेंड करें, वो सर्वाइवल और एनर्जी नीड के लिए उन्हें फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Is it correct to consider water decomposition by the action of light is the basis of photosynthesis process? पूछा जा रहा है क्या ये सही है इस चीज को कंसीडर करना, कि समझना कि जो वाटर डिकम्पोजिशन है लाइट से जो वाटर की डिकम्पोजिशन होती है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की बुनियाद है। स्टूडेंट हाँ ये करेक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। फोटोसिंथेसिस में जो वाटर डिकम्पोजिशन होती है वो लाइट के एक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? लाइट की एक्शन की वजह से होती है, और ये एक फंडामेंटल स्टेप होता है इस प्रोसेस में। स्टूडेंट ये जो स्टेप होता है, ये वाटर डिकम्पोजिशन की बात हो रही है कि ये जो स्टेप होता है ये क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है, जबकि लाइट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए यूज की जाती है ऑक्सीजन में, प्रोटॉन्स में, और किसमें? इलेक्ट्रॉन में। किस किस में स्टूडेंट? ऑक्सीजन प्रोटॉन्स में, ऑक्सीजन में, प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन में। इज इट करेक्ट टू कंसीडर वाटर डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ लाइट इज द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? यस दैट्स करेक्ट। In photosynthesis, water decomposition by the action of light is a fundamental step in the process. This step occurs in the thylakoid membranes of chloroplast, whereas light energy is used to split water molecules into oxygen, protons and electron. स्टूडेंट जो रिलीज्ड ऑक्सीजन है, हमारे पास क्या क्या चीजें रिलीज हुई हैं? ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, प्रोटॉन्स रिलीज हुए हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। स्टूडेंट इनमें से जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है इसका फंक्शन क्या है? कि ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, जबकि प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये अलग रिएक्शन को प्रोसीड आउट करने में, मजीद प्रोसीड आउट करने में हेल्प करेंगे। और ये कैसे हेल्प करेंगे? कि ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल की जनरेशन में हेल्प करेंगे। यूज्ड इन सबसीक्वेंट रिएक्शन टू जनरेट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, यानी रिएक्शन में यूज होंगे, मजीद वो रिएक्शन में यूज होंगे। क्यों यूज होंगे? ताकि उन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल की जनरेशन हो सके। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? एटीपी हो गया, एनएडीपीएच हो गया। स्टूडेंट ये एटीपी और जो एनएडीपीएच है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जो हमारा बाकी बचा हुआ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके लिए फ्यूल के तौर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कि विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट फोटोसिंथेसिस? Which cell organelle is responsible for the absorption of light for photosynthesis? कौन से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, जबकि स्टूडेंट कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो कि फोटो लाइट की अब्जॉर्प्शन का काम करती है फोटोसिंथेसिस के लिए? स्टूडेंट प्लांट्स हो गए, अलजे हो गए और कुछ बैक्टीरिया हो गए, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। स्टूडेंट प्लांट्स, अलजे और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। स्टूडेंट जो सेल ऑर्गेनेली होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। स्टूडेंट कौन सी सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए? क्लोरोप्लास्ट। द सेल ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्सॉर्बिंग लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कि photosynthesis is most important producer of molecular oxygen on our planet. From which molecule do oxygen atom liberated by photosynthesis come? ऑक्सीजन एटम लाइब्रेटेड बाय फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। कहां से आते हैं? वाटर मॉलिक्यूल से आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग। ऑक्सीजन एटम लाइब्रेटेड बाय फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। कहां से आते हैं? वाटर मॉलिक्यूल से आते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिफाइन एरोबिक इन इनएरोबिक रेस्पिरेशन। इनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस होता है
जिसको ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ग्लूकोज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और क्या करता है, और कुछ दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल को, दूसरे एनर्जी मॉलिक्यूल को क्या करता है, किस में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में करता है और वाटर में करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट, किन किन चीजों की कन्वर्जन होती है, ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की होती है। अब इनकी कन्वर्जन, ग्लूकोज और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कन्वर्जन की किस में जाती है, एनर्जी में की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में की जाती है और वाटर में की जाती है। स्टूडेंट ये जो इन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है स्टूडेंट, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि हम अगर इन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। इसके नतीजे में क्या होता है स्टूडेंट, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, एनर्जी बनती है। और स्टूडेंट ये एनर्जी वापस किसमें, यूजुअली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, यानी कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इसके नतीजे में या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी या इथाइल या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नतीजे में हमारे पास लैक्टिक एसिड बनेगा और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नतीजे में हमारे पास अल्कोहल बनेगा। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सी फर्मेंटेशन को कैरी आउट करते हैं, लैक्टिक एसिड को कहते हैं या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को कहते हैं। स्टूडेंट ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन से अगर इनको कंपेयर किया जाए तो स्टूडेंट ये लेस एफिशिएंट प्रोसेस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट डू एटीपी एंड एडीपी मीन। एटीपी और एडीपी से क्या मतलब है आपकी स्टूडेंट, व्हाट आर द रोल्स फॉर दीज मॉलिक्यूल फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट इन मॉलिक्यूल के लिए क्या रोल्स हैं, व्हाट डू एटीपी एंड एडीपी मीन। एटीपी और एडीपी से क्या मतलब है स्टूडेंट, और ये मॉलिक्यूल सेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या रोल्स प्ले करते हैं। स्टूडेंट एटीपी का क्या मतलब होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का क्या मतलब होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। स्टूडेंट एटीपी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल्स यूज करते हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए और एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। जबकि स्टूडेंट सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी क्या करता है, एटीपी रिलीज करता है स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, एडीपी में करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, एडीपी में करता है, और इस तरह से वो एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करता है। फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करने के साथ वो कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है, जो एनर्जी मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर प्रोसेसेस में यूज होती है। स्टूडेंट एक दफा फिर सुन ले इस बात को कि जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी क्या करती है, एटीपी अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करती है। एटीपी क्या करती है, अपनी स्टोर्ड एनर्जी को कैसे रिलीज करेगी, उसको अपने आप को एटीपी में कन्वर्ट करेगी। लेकिन स्टूडेंट एटीपी मतलब डाइफॉस्फेट का मतलब हुआ कि यहाँ पे दो फॉस्फेट हुए तो एक फॉस्फेट के साथ क्या हुआ, वो एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा और स्टूडेंट इसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप के साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, वो एनर्जी जो कि डिफरेंट किस्म के सेलुलर प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए यूज होगी। एटीपी स्टूडेंट क्या होगा, एटीपी वापस एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, रिस्टोरिंग इट्स एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी, यानी कि वापस एटीपी में एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी आ जाती है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को पावर करने में, यानी कि सेलुलर रिएक्शंस को मजीद पावर देते हैं, मजीद एनर्जी देते हैं और मुख्तलिफ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस को भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म एंड हाउ मेनी आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। During aerobic respiration, the majority of ATP is produced inside the mitochondria. बहुत सारी ATP प्रोड्यूस्ड होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के थ्रू, तो स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम पूछें आपसे कि एटीपी एनर्जी किसके थ्रू प्रोड्यूस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन सा प्रोसेस यूज करेगा, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का प्रोसेस यूज करेगा जिसके थ्रू वो एटीपी की एक लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करेगा।
स्टूडेंट, दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? दो एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। स्टूडेंट, अगर एटीपी सिंथेसिस की मेजॉरिटी अक्सरियत की बात करें स्टूडेंट, तो 32 टू 34 एटीपी मॉलिक्यूल अक्कर होते हैं विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ एटीपी सिंथेसिस की बात करें तो कितने अप्रोक्सीमेटली एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं? 32 टू 34 एटीपी मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अक्कर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में अक्कर होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि एक्सचेंज होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग, और इससे मुराद ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। कहाँ कहाँ एक्सचेंज? लंग्स, और जो एक ह्यूमन का एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट और लंग्स के दरमियान जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अलोइंग द बॉडी टू टेक इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वो और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और एक्सेल किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में सेल क्या कहते हैं? सेल्स के साथ होता है। सेल्स में ये होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल्स में होता है न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए किस में? एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? ऑक्सीजन, किसकी? एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा बाय प्रोडक्ट के तौर पर काम करेगा। किसके तौर पर काम करेगा? बाय प्रोडक्ट के तौर पर काम करेगा। तो स्टूडेंट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हुई? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आल्सो नोन एज ब्रीथिंग refers to the exchange of oxygen and carbon dioxide between the external environment and the lungs. It involves inhalation and exhalation, allowing the body to take in oxygen and expel carbon dioxide. Cellular respiration, on the other hand, is the process that takes place within cells to convert nutrients like glucose into energy in the form of ATP by using oxygen. ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और ये सेल की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में आकर होते हैं, और सेल की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और डिफरेंट किस्म के सेलुलर प्रोसेसेस के लिए एनर्जी को भी रिलीज करते हैं। डिफरेंट किस्म के सेलुलर प्रोसेसेस के लिए भी एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।